शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमें फॉर्मेट्स देता है ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स, सो की, और हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट इसमें नहीं आता है। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट बैंकिंग पर अप्लाई नहीं होते, बैंकिंग कंपनी पर अप्लाई नहीं होते और इंश्योरेंस कंपनी पर भी अप्लाई नहीं होते हैं। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट एनबीएफसी पर अप्लाई होते हैं, अप्लाइज टू एनबीएफसीज ऑल्सो। जो शेड्यूल 3 है इसके अंदर डिविजन्स कर दी गई, 3 डिविजन्स हैं इसके अंदर। एक है डिवीजन 1, दूसरी है डिवीजन 2 और तीसरी अभी अभी आई है वो है डिवीजन 3। डिवीजन 3 एनबीएफसी के लिए है जो कि हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारा एनबीएफसी नाम का कोई चैप्टर हमारे पास नहीं है। इसका मतलब एनबीएफसी का उन्होंने फॉर्मेट दे दिया जो इंड एएस अप्लाई करती है एनबीएफसी, उनके लिए है ये। डिवीजन 1 जो था ये उन कंपनीज के लिए है, दोज अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ 2006। तो मुख्य रूप में ये हमारे लिए काम का है। जो किन पर अप्लाई होता है? कंपनीज जो कि इंड एएस अप्लाई करती है। ऑफ कोर्स एनबीएफसी वालों को अलग कर दिया गया, तो यानी कि दिस इज फॉर नॉन एनबीएफसी, यानी नॉन एनबीएफसी के लिए वो अपने पास कैसे फॉर्मेट्स बनाएंगी ये हमारे को डिस्कस करना नहीं है, ये हमें डिस्कस करना नहीं है, तो चर्चा हमारी रह गई सिर्फ ये वाली। अब डिवीजन 2 के अंदर जो फॉर्मेट्स हमारे को दिए गए हैं, एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर इसके अलावा दूसरा हमारे पास है बैलेंस शीट का और तीसरा हमारे पास है सोकी का। 3 उन्होंने फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 2 पार्ट्स कर दिए गए। एक तो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस की मुख्य इनकम्स हैं वो, और दूसरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इन्हीं के टोटल को कहा जाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इसमें जो जो आइटम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें हमारे पास 2 आइटम्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तथा अदर इनकम। जो भी हमारे धंधे की इनकम है वो ऊपर आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और अदर इनकम में आएगी अदर देन धंधे से जो इनकम है। जैसे इसमें हो सकती है इंटरेस्ट की इनकम, हो सकती है डिविडेंड की इनकम, हो सकती है रेंटल की इनकम। ध्यान दें, धंधे की नहीं होनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें हमने कहा रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो अब ये रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट क्या है कि जो हमने पिछले वर्षों में ओसीआई बनाया था, जो अब अलाउड है पीएनएल में जाने के लिए, तो हमको उन्होंने कहा कि आप इसे पीएनएल में भेज सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसाइकलिंग, कि हम रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास कुछ खर्चे भी हैं। खर्चों में हमारे पास कौन कौन है? कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। जब मैं बोलता हूं कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, तो मुझे बताइए मटेरियल का मतलब क्या होता है? ये होता है रॉ मटेरियल। अब आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बताओ कंजम्पशन वर्ड लिखा है तो क्या कंजम्पशन में रॉ मटेरियल परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या यह भी हमें डालना पड़ेगा? तभी हम वर्ड कंजम्पशन बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट से द वर्ड कंजम्पशन। एक और भी चीज है हमारे पास जो है परचेजेस। अब ये बताइए परचेज ऑफ स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है? फटाफट से सोचकर बताओ, ये परचेज ऑफ स्टॉक लिखा है, ये कौन सा स्टॉक है? भाई रॉ मटेरियल तो ऊपर आ गया, तो ये कौन सी परचेजेज है? ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी जिन गुड्स को हमने बना बनाया खरीदा है। लेकिन साहब मैंने इसको परचेज लिखा है, तो क्या इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होगा? मैंने परचेज लिखा है
तो क्या परचेजेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होगा? नहीं होगा। उसके लिए हमने एक अलग आइटम बना दी जिसका नाम था चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक क्या है? ये हमारा जैसे यहां लिखा था ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। किसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है? भाई रॉ मटेरियल का तो हो नहीं सकता, तो ये है फिनिश्ड गुड्स का तथा वर्क इन प्रोग्रेस का। यानी इनके स्टॉक्स को हम लोग यहां पर अपने पास मेंशन करते हैं। अगेन वी हैव एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, हमारे कोई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी यहां पर चले जाएंगे। अगर हमारी कोई फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट होती है जो हमारा ब्याज का खर्चा है। मैंने कहा इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा बदल गया है, ये अब इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से कैलकुलेट होता है। अब आप कहेंगे साहब व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड? तो मैंने कहा इंड AS 109 में आपको पढ़ाया जाएगा व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। राइट नाउ आप अपना काम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए देयर इज समथिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड जिस पर बेस्ड हम ये काम करेंगे। इसके अलावा यहां पर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस आएंगी, और हमारे पास कोई अदर एक्सपेंसेस हैं तो अदर एक्सपेंसेस में सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑल एक्सपेंसेस। मुख्य रूप में ऑडिटर का खर्चा हमें अलग दिखाना पड़ता है, तो ऑडिटर के खर्चे को हमेशा अलग से रिपोर्ट करने के लिए हमेशा हम आपको कहते हैं कि नोट बताओ। सारे धांधलेबाजी में ऑडिटर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए उनकी रेम्युनरेशन को अलग से डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। हम यहां तक का जब टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आता है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। तो ये आ गया हमारे पास, अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस कर दूं तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको बताया जाता था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी होती थी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती थी? कोई एबनॉर्मल लॉसेस, कोई एबनॉर्मल लॉसेस। ध्यान दें इंड AS में ऐसा कोई भी एबनॉर्मेलिटी अब नहीं है। अब कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर है तो वो आपके लिए अदर एक्सपेंस में, या अगर कोई आइटम और है आप उसे डेप्रीसिएशन में, डिपेंडिंग अपॉन कि एबनॉर्मल लॉस किस चीज का है आप उसे क्लासिफाई करेंगे। यानी अब कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। पहले ऐसा भी होता था प्रायर पीरियड आइटम्स, ये नाम आपने शायद सुने हुए हैं इंटरमीडिएट के अंदर। पहले आप बोलते थे प्रायर पीरियड आइटम्स, ये वो होती थी कि हम अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करते थे। तो आपको याद है एरर्स को रेक्टिफाई करते थे तो कहां पर डिस्क्लोज करते थे? यहां डिस्क्लोज करते थे, पर अब हमारी एरर्स यहां डिस्क्लोज नहीं होती। यू मे हैव अ क्वेरी कि सर फिर अब ये कहां डिस्क्लोज होती हैं? तो मैंने कहा जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो ऊपर डिस्क्लोज हो जाता है। पीपीआई कहां डिस्क्लोज होता है? पीपीआई हमारे पास सोकी में डिस्क्लोज होगा, इसमें पीपीआई डिस्क्लोज किया जाएगा। दिस इज द पॉइंट वेयर पीपीआई विल बी डिस्क्लोज्ड। इसमें हमको माइनस करवाना है एक्सेप्शनल आइटम। अब सवाल उठता है कि एक्सेप्शनल आइटम क्या है? असल में वर्ड एक्सेप्शनल आइटम यूएस गैप में है, ये यूएस गैप में है। एक्चुअल में ये इंडिया के अंदर टर्म ही नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स, इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अब जिस चीज की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, नो डेफिनेशन इन इंड AS, तो इसके लिए जुगाड़ बनाया गया। क्या जुगाड़ बनाया गया? जुगाड़ बनाया गया कि इंड AS 1 में एक लिस्ट दी गई है कि कुछ आइटम्स का स्पेशल डिस्क्लोजर है, कुछ आइटम्स का स्पेशल डिस्क्लोजर है। उस लिस्ट को हमने एक्सेप्शनल आइटम बना दिया। हमने उस लिस्ट को एक्सेप्शनल आइटम बना दिया। हमने कहा साहब उसको आप एक्सेप्शनल आइटम बना दो। मैं आपको दिखाता हूं, इंड AS 1 में ऐसी लिस्ट आती है जिसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं लिखा हुआ, पर हम उससे काम चला लेते हैं। ये देखो, ये इंड AS 1 का टेक्स्ट है। इंड AS 1 के पैराग्राफ 98 में लिखा है
circumstances that would give rise to separate disclosure of income and expenses include। तो क्या ये एक्सेप्शनल आइटम बता रखी है? नहीं। ऊपर पैराग्राफ 97 के अंदर लिखा है कि अगर मटेरियल लगे तो डिस्क्लोज करो, और ये कहा गया कि ये मटेरियल है, इन्हें डिस्क्लोज कर दो। तो हम लोगों ने जुगाड़ बना करके इस पैराग्राफ में दी गई आइटम्स को नाम दे दिया कि ये एक्सेप्शनल आइटम्स है। यूर अंडरस्टैंडिंग? तो एक्सेप्शनल आइटम्स आर नॉट डिफाइंड इन एनी ऑफ द इंड एस। ये एक तरीका है कि इन लिस्ट को हम एक्सेप्शनल मान लेते हैं। इसमें क्या क्या है? हाइलाइटर दिखाओ। इसमें क्या क्या है देखो। इसमें है कि अगर इन्वेंट्री की वैल्यू में गिरावट आती है लेस देन एनआरवी या उससे नीचे, तो हमें अलग से दिखाना चाहिए। अगर हमारे बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसकी कोई प्रोविजन रिवर्स होती है तो अलग दिखाना चाहिए। कोई पीपीई पर आपको प्रॉफिट और लॉस होता है वो बताना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर आपको फायदा नुकसान होता है तो बताना चाहिए। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बताना चाहिए। लिटिगेशन, कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो उसे बताना चाहिए। कोई रिवर्सल ऑफ प्रोविजन है तो उसे बताना चाहिए। क्या ये लिस्ट कंप्लीट है? नहीं, सिर्फ इंक्लूजन दे रखी है कि इस लिस्ट में ये चीजें हैं। और भी हो सकती हैं, हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, और इस लिस्ट का वैसे आपको कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं अल्टीमेटली इसका कोई यूज करूंगा नहीं आपके साथ। ओके, तो हमने आपको सिर्फ ये कहा कि साहब हमारे पास एक्सेप्शनल आइटम का कुछ था नहीं, तो इंड एस 1 में एक लिस्ट दे रखी थी स्पेशल डिस्क्लोजर की, उसको मान लिया जाता है बाय एक्सेप्शनल आइटम। हालांकि कहीं पर भी मैंने इतने सारी एनुअल रिपोर्ट देखी, कोई भी इस एक्सेप्शनल आइटम को शो नहीं कर रहा है एज पर जो इंस्टीट्यूट ने कहा कि ऐसा कर देना। एनीवे, ये निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस कर देते हैं टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस कौन सा? चाहे वो करंट टैक्स है, चाहे वो डेफर्ड टैक्स है। व्हेन आई से करंट टैक्स, मतलब जो मोदी सरकार मांग रही है, जो मोदी सरकार मांग रही है। लेकिन व्हाट इज डेफर्ड टैक्स? जो कभी मांग लेगी, अभी नहीं मांग रही है लेकिन कभी मांग लेगी, डेफर्ड है। ओके भाई, मैं इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करके गेन दिखा रहा हूं तो कभी ना कभी तो उसका टैक्स देना ही होगा, इसलिए हम उसको डेफर्ड टैक्स दिखा देते हैं। और ये जो निकल कर आता है इसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके नीचे हम बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर दिखाते हैं ऑफ कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन, डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। इसके अलावा प्रॉफिट शो करते हैं कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन, डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद शुरू होती है आइटम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है? देखो दोस्त, अगर आप इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढने का प्रयास करें कि जी ओसीआई के अंदर हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये ओसीआई में जाएगा और ये नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। देयर इज अ लिस्ट ऑफ 9 आइटम्स which is considered to be relevant for OCI, and this list is not given by any Ind AS right now। Ind AS 1 उसमें नहीं दे रखी है, ये रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स में दी हुई है। यानी इंड एस 16 में लिखा है रिवोल्यूशन रिजर्व के लिए, 109 में लिखा है 3-4 आइटम्स के लिए, ऐसे ही हमारे पास 28 में लिखा हुआ है एसोसिएट्स के लिए। इसका मतलब ये हो गया, ये 9 आइटम डिफरेंट इंड एस की अथॉरिटी के साथ यहां आते हैं। तो जोन से इंड एस आपको कहते हैं कि इनको यहां लिखो, हम उन्हीं को यहां पर लिख सकते हैं, औरों को तो लिख नहीं सकते। इसका मतलब अगर आप मुझसे यह कहें कि सर हम इसको बिना इंड एस को पढ़े, बिना 9 आइटम को पढ़े कोई तर्क निकाल ले और तर्क के साथ ये 9 आइटम्स को अपने आप आइडेंटिफाई कर लिया कर ले, तो ये आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये 9 आइटम्स की लिस्ट चाहिए। आपको उस 9 आइटम के बारे में पता होना चाहिए कि इनको ओसीआई ने ऑथराइज कर रखा है इस तरह से दिखाने के लिए। हालांकि उन 9 आइटम के अंदर कुछ समानता है, मैं वो समानता बता रहा हूं आपको। वो समानता क्या है कि वो हमारे इंटेंडेड प्रॉफिट्स नहीं होते, वो हमारे इंटेंडेड प्रॉफिट नहीं होते, उसमें हमारी इच्छा नहीं होती है, बट स्टिल हम उसको अपने पास यहां पर ओसीआई में दिखाते हैं।
अब इनमें हर एक इंड एस ने जिसने कहा कि ये ओसीआई में जाएगा, उसमें यह भी मेंशन किया कि क्या ये रिसाइकिल होगा लेटर ऑन या नहीं रिसाइकिल होगा। तो इसका मतलब इन 9 आइटम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाद में फिर से पीएनएल में आएंगी और कुछ ऐसी हैं जो पीएनएल में कभी भी नहीं आएंगी। तो इसलिए इसके अंदर 2 भाग कर दिए गए, आइटम्स विच कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड और दूसरा बना दिया गया आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। और इसका मुझे साथ में इनका भी टैक्स इफेक्ट दिखाना है। भाई सीधी बात है, इनका जो भी अमाउंट होगा उसका टैक्स इफेक्ट आपको दिखाना है। जब आप रिसाइकिल करते हैं तो आप रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट के नाम से आप उसको यहां से एलिमिनेट करते हैं, उसका भी टैक्स एलिमिनेट करते हैं और ये आइटम जो होती है अल्टीमेटली कहां पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है अदर इनकम में। इसका मतलब रिक्लासिफिकेशन आप जब करते हैं तो यहां से हट करके वो यहां चली जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास यहां जो चीज आती है उसको बोलते हैं ओसीआई। और अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को और ओसीआई को जोड़ दूं, दिस इज कॉल्ड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हमने पिछली क्लास में यह सब कुछ पढ़ा था। इसके अलावा हमने कुछ और भी पढ़ा था। वो पढ़ा था हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट, थोड़ी स्पेस का इशू है, मुझे इसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। वैसे मैं इस सब का वीडियो बना रहा हूं, इसका मतलब आप जब भी रिवाइज करना चाहें इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो सारी रिवीजन अपने आप शेड्यूल 3 की हो जाएगी। हाँ कोटा बेटा, वो तो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में जब पहुंचेंगे तो बताएंगे कि हाँ ये रिक्लासिफाई क्यों होता है और क्यों नहीं। ये हम शेड्यूल 3 पढ़ रहे हैं, ध्यान दें, हम 109 नहीं पढ़ा रहे। शेड्यूल 3 में मुझे आपको बताना है कि ये आइटम ओसीआई में आती है, ये रिसाइकिल होती है और ये नहीं होती है। वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मेट्स, ओके। प्रॉफिट ऑन पीपीई शोन इन द लास्ट क्लास अदर इनकम बट नॉट इन द एक्सेप्शनल लिस्ट। मैंने कहा ना बीकानेर कि मैं कभी भी एक्सेप्शनल आइटम दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा कि हमारे इंड एस 1 में लिखा है उसका सेपरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए। इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में लिखा है कि आप उसे एक्सेप्शनल मान सकते हैं, पर मैं मानूंगा नहीं और गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी होते हैं। और यह भी समझ लें, इंड एस में कहीं कोई लिस्ट नहीं दे रखी एक्सेप्शनल आइटम की, वो हमारे गाइडेंस नोट ने कहा है कि उस लिस्ट को एक्सेप्शनल मान लो और इंडस्ट्री भी उसको नहीं मान रही है, ओके। आइए बैलेंस शीट की बात करते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज है। तो मैं अब इसके अंदर चूंकि थोड़ी जगह का इश्यू है तो यहां पर बनाकर दिखा देता हूं इसकी बैलेंस शीट की बैलेंस शीट कैसी होती है। तो साहब बैलेंस शीट की बात करते हैं कि बैलेंस शीट कैसी बनती है। तो बैलेंस शीट में हम स्टार्ट करते हैं नॉन करंट एसेट से। तो ये एसेट साइड से स्टार्ट होती है और हम एसेट्स में जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो हमारी पीपीई है। और अगर कोई एसेट्स, आप मुझे याद कराओ, मैंने आपको बताया था इसे याद कैसे करते हैं। मुझे बताइए कि मैं पहले अपने पास कौन सी आइटम्स लिखूंगा, क्योंकि आपको आइटम आइटम याद करने मुश्किल हो गई। तो बताइए सबसे पहले क्या आ गई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फॉलोड बाय दैट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैंने 3 तो टेंजिबल एसेट्स लिखे हैं और मुझे बताओ अब मैं 3 इनटेंजिबल एसेट्स लिखने जा रहा हूं। बताओ वो कौन कौन से हैं। एक तो गुडविल, एक अदर इनटेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसके बाद कौन सा एसेट आएगा, इसके बाद कौन सा एसेट आएगा। वेरी गुड कुरुक्षेत्र, बायोलॉजिकल एसेट्स, यानी कि वो जो कि जानवर और भेड़ बकरियां रखी हुई हैं अगर एज एसेट, तो क्या ये आपके लिए एक न्यू आइटम है। तो क्या ये आपके लिए एक न्यू आइटम आ गई। द आंसर इज यस, ये आपके लिए नई आइटम आ गई। यानी कि पहले हमारी बैलेंस शीट में ये क्लियरली मेंशन नहीं होता था कहां जाएगी, हमने उसे कहा कि हमारे पास ये यहां पर अलग से दिखाई जानी चाहिए। फॉलोड बाय दैट, अब अगली आइटम कौन सी होगी, क्योंकि मैंने आपको कल ये याद कराई थी। तो अगली आइटम, वेरी गुड, भरतपुर, हरिद्वार। अब आ गए हमारे फाइनेंशियल एसेट्स। नाउ व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स हैं अधिकार। किसके अधिकार, पैसा लेने के।
फाइनेंशियल एसेट का मतलब है अधिकार पैसा लेने के, जैसे डेटर, मेरा अधिकार है डेटर से पैसा लेने का, यह मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा अधिकार है, मैंने उसको, ये कोई रियल एसेट नहीं होते, ये फाइनेंशियल है, यानी कि वैल्यूज हैं ये। ओके, दीज आर मॉनेटरी एसेट्स। और फाइनेंशियल एसेट्स में मुझे अपने पास लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लोन्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स। आप इन दोनों को इकट्ठा भी कर लें, ट्रेड रिसीवेबल लोन को इकट्ठा कर लें, या दोनों को अलग अलग लिख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये आइटम्स इसमें और आएंगी, ये इन्वेस्टमेंट है, ये डेटर है, ये लॉन्ग टर्म डेटर है, ये लोन लॉन्ग टर्म है। अदर फाइनेंशियल एसेट, जैसे कोई एग्जांपल दें, मेरे पास बैंक की एफडी है फॉर 5 years, तो ये क्या बन गई, ये बन गई अदर फाइनेंशियल एसेट। ये लोन है, मैंने स्टाफ को लोन दे रखा है फॉर 5 years। ट्रेड रिसीवेबल मेरे कोई डेटर है फॉर 5 years। मैं 5 year ऐसे ही बोल रहा हूं, आप मोर देन 12 month कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैंने कोई म्यूचुअल फंड में या मैंने अपने पास किसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म। फिर हमारे पास आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। अब ये डेफर्ड टैक्स एसेट क्या चीज है, देखना दो चीजें आएंगी। लेटर ऑन एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आएगी, लेटर ऑन एक लायबिलिटी भी आएगी। सिलीगुड़ी ट्रेड रिसीवेबल्स और लोन को आप इकट्ठा लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, आप इन्हें इकट्ठा लिखना तो इकट्ठा लिख दो, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक डेफर्ड टैक्स एसेट होता है और एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है। ये दोनों को हम लोग आमतौर पे अगर ये सेम लॉ में हो तो सेट ऑफ कर देते हैं। ध्यान दें, सेम लॉ का मतलब ये हो सकता है इन डेफर्ड टैक्स एसेट इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना है, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो सकता है पाकिस्तान टैक्स लॉ की वजह से बना है। भाई हमारी इनकम पे पाकिस्तान का भी लॉ लगता है, तो क्या आप इन दोनों को सेट ऑफ कर पाएंगे? क्या एसेट और लायबिलिटी को सेट ऑफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप तभी सेट ऑफ कर पाएंगे अगर ये सेम लॉ का है, तो आप इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं। एनीवे, तो जनरली आप जब कंपनी में काम करते हैं तो ये दो आइटम नहीं होती हैं, एक होती है, क्योंकि आमतौर पे एक एक्ट में ही हम सब काम कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा हमारे पास एक डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि कोई कैपिटल एडवांस, यानी मशीनरी के लिए दिया हुआ है हमने कोई एडवांस, दिस इज एडवांस फॉर मशीनरी। तो हमारे पास ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बाद अदर नॉन करंट एसेट्स आएंगे, फॉलोड बाय दैट वी हैव द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में वी हैव इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में तो आप अच्छे से जानते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। देन वी हैव फाइनेंशियल एसेट्स, और फाइनेंशियल एसेट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ऊपर डिस्क्लोज किए थे वैसे ही डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। फर्क ये था ये लॉन्ग टर्म थे, अब शॉर्ट टर्म आ जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लोन आ जाएगा, और साथ में अदर एफए भी आ जाएंगे। फिर से आप लोन को अलग से दिखाना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास इसके बीच में यहां पर कुछ और भी आइटम्स आएंगी, वो कौन कौन सी हैं? वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और दूसरा है अदर बैंक बैलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? ये है हमारे पास कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस। अदर बैंक बैलेंस में क्या आएगा? अदर बैंक बैलेंस में आएगा बैंक की एफडी जो कि 3 से 12 महीने वाली है। ध्यान दें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं जो विद इन 3 मंथ रियलाइज हो सकते हैं। तो बैंक की वो एफडी जो 3 महीने में रियलाइज हो जाती है, वो बैंक की एफडी यहां आती है। लेकिन बैंक की एफडी अगर 3 से 12 महीने की है तो यहां आती है, और बैंक की एफडी अगर मोर देन 12 महीने है तो हमारे पास इसमें आती है। इसका मतलब आप अपने पास इस तरह से फाइनेंशियल एसेट दिखाते हैं। ये बिल्कुल 3 उसी तरह का मैंने पैटर्न बनाकर दिखाया, लेकिन इसमें 2 आइटम मैंने और नई डाल दी। मैंने कहा इसमें 2 आइटम और भी आएंगी। पाली जो भी बैंक बैलेंस
विद इन 3 मंथ रियलाइज हो सकता है। आपका बैंक बैलेंस है, आप उसको निकाल सकते हैं तो यहां पर आएगा। लेकिन उस बैंक बैलेंस से जिससे आप पैसा नहीं निकाल सकते 3 महीने के अंदर, जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर रखे हैं मोर देन 3 मंथ वाले, वो हमारे पास अदर बैंक बैलेंसेस के अंदर चले जाते हैं। हमारे पास यहां पर भी कोई करंट टैक्स एसेट्स आ सकते हैं जिसमें आप एडवांस इनकम टैक्स बोलते हैं, और हमारे पास कोई और भी अदर करंट एसेट्स हो सकते हैं। इसमें भी हमारे कोई कैपिटल एडवांसेस आएंगे। बस कैपिटल एडवांसेस मतलब एडवांस फॉर मशीनरी, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए था, तो ये हमारे पास कहलाते हैं करंट एसेट्स। ओके, हमारे पास इसके बाद शुरू होती है आइटम कौन सी वाली, लायबिलिटीज की। तो क्विकली बताइए लायबिलिटीज में हमारे पास कौन कौन सी आइटम्स थी। लायबिलिटीज में हम सबसे पहले तो लिखेंगे अपनी इक्विटी, जो कि आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, दिस इज द शेयर कैपिटल। और इसके अलावा आती है हमारे पास अदर इक्विटी। तो अदर इक्विटी क्या है, अदर इक्विटी हमारे पास जो सोकी का टोटल होगा, जो सोकी का टोटल होगा वो हमारे पास अदर इक्विटी में चला जाएगा। इसका मतलब आपको अपनी अदर इक्विटी यहां से लानी है। इसके अलावा हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो सकता है, ये जब आप होल्डिंग कंपनी पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज निकल कर आएगी। राइट नाउ इसको सिर्फ समझ लेते हैं कि यहां एनसीआई भी आता है। नॉन करंट लायबिलिटीज में, फाइनेंशियल लायबिलिटीज में बोरोइंग्स, जो हमने पैसा बोरो कर रखा है, या ट्रेड पेबल्स या अदर्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज, तो ये हमारे पास कौन सी आइटम्स हैं, दीज आर बेसिकली जो हमारी मनी के अंदर रुपयों में सेटल होनी है, यानी ये वो लायबिलिटीज हैं जिसमें हमारी ड्यूटी है टू पे, हम बाउंड हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत टू पे, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसमें बाउंड हैं। इसके अलावा हमारे पास अमाउंट कौन कौन सा आ सकता है, दैट इज द प्रोविजन, ये कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, जैसे प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, एम्प्लॉइज के रिटायरमेंट बेनिफिट की कोई अमाउंट है, या हमारे पास कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ सकता है, जिसे मैंने ऊपर समझाया था कि इन दोनों को हम सेटअप करके निपटा डालेंगे। एक बच्चे ने बोला सर कोई अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी का एग्जांपल दीजिए, जैसे कि हो सकता है अनक्लेम्ड डिविडेंड हो, जिसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जमा करा देते हैं फॉर आफ्टर पीरियड ऑफ 7 years, मे बी 7 years है कि 10 years, आई एम नॉट श्योर अबाउट द लॉ। इसका मतलब हमारे पास ऐसे आइटम्स जिनको लॉन्ग टर्म में पे करना है वो यहां पर आता है, ठीक है, कुरुक्षेत्र। इसके अलावा हमारे पास यहां हो सकती है कोई अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे कि हमने एडवांस फीस ले रखी है फ्रॉम स्टूडेंट्स से, तो साहब मैंने कोई रोकड़ा तो वापस करना नहीं, मेरी ड्यूटी तो है नहीं पे करने की, मैं तो एडवांस फीस ले रखी है, मुझे तो सर्विसेज देनी है उसकी, तो इसे बोलते हैं अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अगर ये सेटल लॉन्ग टर्म में होनी है तो। वैसे ही हमारे पास करंट लायबिलिटी भी आती है। करंट लायबिलिटी में फिर से पहले फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है, बोरोइंग आती है, ट्रेड पेबल आता है, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती है, यानी ये सब हमारे पास आइटम्स आती हैं। और अगर हमारे पास ये सब चीजों की बात करें तो अगेन वी हैव अदर करंट लायबिलिटीज, कोई अदर करंट लायबिलिटीज हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, या करंट टैक्स की लायबिलिटी है कि आपने कोई इनकम टैक्स पे करना है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। और अदर करंट लायबिलिटी में जैसे एक्रूड इंटरेस्ट, डिविडेंड पेबल, ये वो हैं जो विद इन 30 days आप पे कर देंगे, तो इसका मतलब ये हमारी अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आइटम्स चली जाती हैं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमारे पास बाद में आखिरी में शो की जाती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मैं एक बात आपके साथ जो बतानी है वो है सोकी, कि सोकी कैसे कैसे बनता है, तो मैं इसका भी प्रिंट आउट ले लूं और फिर उसके बाद मैं आपको सोकी का भी फॉर्मेट डिस्कस करा दूं। शक्तिनगर कह रहा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कहां आएगा, करंट लायबिलिटी में प्रोविजंस में आएगा, करंट लायबिलिटी के हेड में प्रोविजंस में आएगा, ठीक है। और शक्तिनगर, अच्छा दोनों का अंतर क्या है, शक्तिनगर कह रहे हैं करंट टैक्स पेबल और प्रोविजन में क्या अंतर है, तो प्रोविजन तो वो है जो मैंने रिटर्नें फाइल कर रखी हैं जिसकी असेसमेंट बाकी है,
और ये क्या है? करंट टैक्स पेबल। ये कोई इनकम टैक्स की डिमांड आई हुई है जो मुझे पे करनी है, दैट इज करंट टैक्स लायबिलिटी। ओके, सोकी के अंदर हम लोग क्या शो करेंगे अपने पास? तो सोकी इज बेसिकली दो पार्ट्स हैं इसके। एक तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस को रिकंसाइल करेंगे, एडिशन डिलीशंस क्या क्या हुई कैपिटल में, और क्लोजिंग बैलेंस के साथ इसको डालकर दिखाएंगे। और दूसरा हमारे पास है अदर इक्विटी, और अदर इक्विटी कुछ नहीं, ये एक चार्ट है बहुत लंबा चौड़ा, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी कॉलम बनाओ उतने ही कम है आपके लिए, जिसमें आखिरी के दो कॉलम फिक्स्ड है, आखिरी के दो कॉलम फिक्स्ड है। ये टोटल है, ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ये होल्डिंग कंपनी के चैप्टर में आएगा। आपको अभी राइट नाउ सिर्फ मैंने फॉर्मेट बताया कि इसमें ऐसा होगा। बाकी आपके पास जितने मर्जी डिब्बे बना लो, दीज आर कॉल्ड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी होगी, इसमें शेयर वारंट होगा, इसमें कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे, इसमें P&L होगा, जनरल रिजर्व होगा, रिवॉल्यूशन रिजर्व होगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की इक्विटी इन्वेस्टमेंट होंगी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की डेट इन्वेस्टमेंट होंगी, वगैरह वगैरह। यानी आप इस तरह से सभी रिजर्व्स को, हाँ रिवॉल्यूशन रिजर्व लिख दिया, आप कोई और कैपिटल रिजर्व है वो लिख दो। और हमने कहा इन सब में आपको लिखना क्या है? इनके अंदर हमने लिखना है ओपनिंग बैलेंस, और फिर सबसे पहले आप यहां पर अपनी गलतियां ठीक करेंगे। प्रायर पीरियड आइटम, अगर कोई एरर्स है जो पास्ट में थी तो उन गलतियों को सबसे पहले ठीक किया जाएगा, या अगर हमारी कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है तो उसको भी अलग से दिखाया जाएगा। अब पॉइंट इज कि ये हम जब पढ़ेंगे, हम अपने पास इंड AS 8 में जाकर के पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे। अभी इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा आपके साथ। और ये आ गया हमारे पास कौन सा बैलेंस? रीस्टेटेड बैलेंस। इसमें हम लोग अपने पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एडजस्ट कर देते हैं, डिविडेंड एडजस्ट कर देते हैं, ट्रांसफर प्लस माइनस कर देते हैं, और जो हमारे पास आइटम निकलती है अल्टीमेटली दिस गोज टू द बैलेंस शीट। एंड ऑफ कोर्स ये वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दिस गोज टू द बैलेंस शीट। यानी कैपिटल भी चली जाती है बैलेंस शीट में और ये टोटल भी चला जाता है बैलेंस शीट में। इस तरह से हम अपने पास सोकी को तैयार करते हैं। यह भी हमने आपको पिछली क्लास में डिस्कस करवाया था। अब सवाल है कि आज हमने क्या पढ़ना है, अब हमारे पास क्या पढ़ने वाला है। तो सुनिए आज हमारी चर्चा किन विषयों पर होनी है। एक तो मैंने बैलेंस शीट की आइटम्स जो आज थोड़ी थोड़ी सी बताई, मैंने इसके नोट्स नहीं लिखवाए, मुझे आपको इसके नोट्स लिखवाने हैं। और इसके अलावा हमने आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। हमने ओसीआई की 9 आइटम्स की लिस्ट नहीं लिखवाई आपको, वो आपको 9 आइटम की लिस्ट करानी है। ये टोटल काम है। और जो हमारी अमेंडमेंट्स आई हैं 11 अक्टूबर 2018 को, वो अमेंडमेंट क्या है हम उसके ऊपर स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे कि वो डिस्क्लोजर्स कौन कौन से हैं जो हमको करना है। ठीक है ना। सहारनपुर कह रहा है एनसीआई तो बैलेंस शीट में आता है, सहारनपुर बैलेंस शीट में भी आता है और इसमें भी आता है। ओके, वो हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट में जो प्रेजेंट कर रहे हो वो यही वाला पार्ट होता है। आप यहां से टोटल दिखाते हो तो वहां शो नहीं करते हो, आप ये अलग कर देते हो, ये अलग कर देते हो, तो ट्रीटमेंट है। वो होल्डिंग कंपनी में आएंगे तो डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो ये मैंने आपका एक वीडियो बना दिया, और ये वीडियो कितनी देर का बना है